Hello friends, welcome to Study in Gurukulam. This is NCERT Geography Class 7 Part 3. आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 की। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 है वाटर। आज हम वाटर के बारे में कुछ जानते हैं। ओके, तो वाटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि वाटर एक ट्रांसपेरेंट और कलरलेस केमिकल सब्सटेंस है। मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार आप देख सकते हैं, और ये कलरलेस रंगहीन है, केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल पदार्थ है। ओके, और ये अर्थ में आपको स्ट्रीम्स में, लेक्स में, ओशंस में, रिवर्स में और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइस के फॉर्म्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, एंड यू नो ऑल्सो कि वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल सब्सटेंस है। ओके, वाटर जो होता है वो अर्थ में एक फॉर्म में नहीं रहता, उसकी एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं जल चक्र। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ओशन है, मैं आपको इस फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि वाटर साइकिल कैसे होता है। ये ओशन है और ये सन, जब सन की जो रेज होती है वो ओशन पर पड़ती है, तो ओशन का वाटर जो होता है, या रिवर का वाटर, मैं यहाँ पर ओशन को बारे में आपको बता रही हूँ, या रिवर में भी हो सकता है, ये वाटर साइकिल होता है। तो ओशन का वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है। जैसे आप अगर किसी वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर इवेपोरेट होता है, इसी तरह ओशन का वाटर इवेपोरेट होता है। ठीक है, इवेपोरेट होने के बाद वो ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनाता है, उसका कंडेंसेशन होता है इवेपोरेट हुए वाटर का, और वो क्लाउड्स बनाता है। ओके, बादल बनते हैं वहां पे। जब बादल में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, नमी बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है, तो वो बारिश के रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में हमारे अर्थ पर आता है, और फिर वो ओशन में मिल जाता है। फिर उसका वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, देन फिर कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर वो वाटर आता है, ओशन में मिल जाता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ये हमेशा होता रहता है। ठीक है, वाटर साइकिल बहुत बड़े लेवल पर भी होता है। जैसे कि हो सकता है कि आप अगर जहां पर आप इस टाइम हैं, अगर आपके नदी में जो वाटर इस टाइम फ्लो कर रही है वो कहीं और पहले फ्लो करती हो, जैसे कि वो कहीं नॉर्थ अमेरिका या फिर चाइना या फिर इस तरह कहीं दूसरे प्लेसेस पर फ्लो करती हो, और वो आज यहाँ पर है, तो ये वाटर साइकिल के कारण ही होता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स। यहाँ पर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड के कुछ मेजर सीज को हम देखेंगे, कौन कौन से वर्ल्ड में मेजर सीज है। तो मैं आपको दिखा दूं इसमें। ये देखिए, सबसे पहले हम अरब की बात करते हैं। ये है मेडिटेरेनियन सी। ओके, भूमध्य सागर इसे कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ब्लैक सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी है। नेक्स्ट है कैस्पियन सी, एंड दिस इज रेड सी। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट सी यहाँ पर हैं। फिर हम आते हैं अपने इंडिया के साइड में, यहाँ पर है अरेबियन सी। ओके, ये अरेबियन सी। इधर चाइना में देखिए तो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। अगर आप इधर नॉर्थ अमेरिका के साइड देखते हैं तो यहाँ पर आपको कैरिबियन सी मिलेगा। ओके, तो ये जो सीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्स की। कुछ लेक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स में माने जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अफ्रीका में देखते हैं। ये है लेक विक्टोरिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक। लेक विक्टोरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है। ओके, तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में देखिए जो 5 मेजर लेक हैं, उसमें से आपको 5 लेक के नाम याद होने चाहिए। फर्स्ट है लेक सुपीरियर, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें। लेक विनीपेग, लेक ह्यूरॉन इसमें दिए हुए हैं। ओके, फिर ये ऊपर यहाँ पर है हमारा कनाडा। कनाडा में लेक बियर एंड लेक ग्रेट स्लेव। ओके, ये कुछ लेक हैं जो बहुत ही फेमस हैं। नेक्स्ट हम रिवर की बात करें तो इंडिया में हम देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर। ओके, चाइना में हुआंगहो है। यूरोप में अगर हम देखें तो दानुबे रिवर है, और अफ्रीका में देखें तो सबसे बड़ी रिवर जो है वो नाइल रिवर। ओके, नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, ऑरेंज रिवर। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रिवर, मुरे डार्लिंग जानते होंगे आप। देन ब्राजील में देखें, साउथ अमेरिका में तो अमेजन रिवर, एंड नॉर्थ अमेरिका में देखें मिसिसिपी रिवर। ओके, तो ये कुछ रिवर, लेक्स एंड सीज थे जो वर्ल्ड में मेजर हैं। ओके, इनके नाम आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में वाटर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर, उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखते हैं कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ये जानते होंगे कि हमारे अर्थ का जो 3/4 भाग है, 3/4 पार्ट, 3/4 भाग जो है वो वाटर से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे अर्थ पर जो पीने के लिए योग्य वाटर है, वाटर जो पीने के लिए योग्य है,
वो सिर्फ 3% है। 3% पानी जो है वो हमारे अर्थ पर पीने के योग्य है, क्योंकि जितने और भी 97% जो पानी बचता है वो सैलाइन वाटर है। सैलाइन वाटर वो वाटर होता है जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, आप उसे पी नहीं सकते। और ओशियन वाटर हमारे अर्थ वर्ल्ड में पूरा अगर आप देखें मैप तो आपको ओशियन बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो आधा वर्ल्ड जो है हमारा वो ओशियन से ढका हुआ है, हमारा अर्थ जो है। ओके, तो 97 वाटर जो है वो सलाइन है। ओनली 3% वाटर जो है वो हम पी सकते हैं, और 3% वाटर भी, उसमें से भी आप पूरा 3% वाटर आप पी नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ 2% वाटर जो है वो रिवर में है, और कुछ परसेंट वाटर जो है वो अदर फॉर्म में है, लाइक वो ग्राउंडेड वाटर हैं या फिर लेक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आपको हर जगह वो अवेलेबल भी नहीं होते हैं। और जो पीने के योग्य 68.7 वाटर है वो आइस कैप्स में है। ये भी फ्रेश वाटर होता है, लेकिन वो आइस कैप्स ग्लेशियर्स होते हैं, उसे आप पी नहीं सकते, आपको पता है। सो ओनली 3% वाटर इज ऑन द सरफेस इज फ्रेश। ओके, तो ये थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है ओशन सर्कुलेशन। ओशन का मूवमेंट कैसे होता है, हिंदी में कहते हैं इसे महासागरीय परिसंचरण। ओके, ओशन में भी सर्कुलेशन होता है। जब हवा जो है वो बहुत तेजी से ओशन के सरफेस पर बहती है तो उसे हम वाटर जो होते हैं ओशन में वो मूव करते हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं ओशन मूवमेंट या ओशन सर्कुलेशन। ओके, तो ओशन में जो होते हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इसे हम। ओके, एक तो होता है वेव जिसे हिंदी में तरंग कहते हैं, नेक्स्ट है टाइड जिसे ज्वार भाटा कहते हैं, और नेक्स्ट होता है करंट जिसे धाराएं कहते हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेव की। वेव जो तरंगे हैं, वेव्स क्या होते हैं। ओके, वाटर वेव जो होती हैं, तरंगे जो होती हैं, ये बहुत अगर तेजी से हवा चल रही है, विंड ब्लो कर रही है, तो उसके सरफेस का जो वाटर होता है वो एक बार ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, तो इस तरह का कुछ मूवमेंट आपको दिखेगा, ठीक है, तो इसे वेव कहते हैं। अगर आप किसी वाटर में, अगर कोई वाटर वेवी मोशन में वेव कर रहा है, तो अगर आप उसमें अगर कोई बॉल फेंकें तो आपको दिखेगा कि आपका बॉल एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, तो इस तरह की आपको मूवमेंट दिखेगी, आपको पता चलेगा इससे कि वाटर मूव कर रहा है, वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है। ओके, ये जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होते हैं, 2 टाइप के। ओके, तो वेव जो होती हैं उस अगर विंड का जो है बहुत तेजी से बहती हैं तो तरंगे आती हैं, ठीक है, और अगर विंड बहुत ज्यादा तेजी से बहती हैं, जैसे तूफान आ गया, तो उसकी तरंगे जो होती हैं, वेव जो होती है, बहुत हाई हो जाती हैं, 15 मीटर तक की ऊंचाई तक भी पहुंच जाती हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें वाटर का जो लेवल है, कितना हाइट इसकी जो है वो कितनी ज्यादा हाई है, फिर नीचे गिर रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे गिर रही है, तो ये वेव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स को हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा होती क्या है, दिन में 2 बार नियम से ओशन वाटर जो होती है उठती है और फिर गिरती है, ठीक है, तो इसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। ये दिन में, एक दिन में 2 बार होती हैं, 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आती है। अगर इंग्लिश में बात करें तो 2 बार हाई टाइड आता है 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स लो टाइड आता है। ओके, तो ये कब होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब हाई टाइड आता है तब जो बीच होता है, तट जिसे कहते हैं, बीच जो होता है उस पर वाटर जो होता है वो तट के बहुत पास पहुंच जाता है, मींस तट तक पहुंच जाता है, तट पूरा वाटर से कवर हो जाता है। ओके, तब वो हाई टाइड होता है। और अगर वाटर जो होता है ओशन का वो तट से बहुत पीछे चला जाता है, मतलब वाटर उसका तट से पीछे हो जाता है, एकदम अंदर चला जाता है वाटर पीछे की ओर, तो उसे हम लो टाइड कहते हैं। ओके, तो ये दिन में 2 बार आती हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हाई टाइड और लो टाइड आता कब है। देखिए, एक होता है स्प्रिंग टाइड, एक होता है नीप टाइड। ओके, स्प्रिंग टाइड को इंग्लिश में बृहद ज्वार भाटा कहते हैं, और नीप टाइड को हिंदी में लघु ज्वार भाटा कहते हैं। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि अर्थ, सन और मून जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं, अलाइन होते हैं। ओके, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि सन, अर्थ और मून, ये तीनों जो हैं वो एक ही लाइन में हैं। मीन्स जब फुल मून और न्यू मून होता है, आप सुनेंगे पूर्णिमा और अमावस्या जब आता है, तो तीनों जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि हाई टाइड जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, क्यों, इसमें क्या इसका रीजन है मैं आपको बता दूं। इसमें अर्थ पर जो है, जो वाटर है
उन पर जो है ग्रेविटेशनल पुल लगता है। मीन्स सन का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल पुल और मून का गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल पुल, ये दोनों एक साथ लगते हैं। ठीक है, इससे जो वाटर जो होता है वो बहुत ऊपर तक उठता है, बहुत ज्यादा ऊपर उठता है, इसलिए हाई टाइड आते हैं। ओके, लेकिन जब नीप टाइड होता है, जब फर्स्ट क्वार्टर मून होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये तीनों एक ही लाइन में नहीं होते, इसमें अर्थ के परपेंडिकुलर बनाता है। ओके, अर्थ सन यहाँ होता है और मून इधर होता है। ओके, और अर्थ यहाँ बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर सन जो है वो ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है वाटर पर अर्थ के, तो वो काउंटर एक्ट करता है, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो काउंटर एक्ट करता है, इसलिए यहाँ लो टाइड आती है। लो टाइड लो से भी कम होती है, मीन्स यहाँ बहुत कम लो टाइड आती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। अब हम बात करेंगे ओशन करंट की, जिसे धाराएं कहते हैं, महासागरीय धाराएं। इसमें क्या होता है ओशन करंट में, महासागरीय धाराएं ओशन करंट जो होती है वो एक निश्चित दिशा में ओशन की सतह जो होती है उस पर नियमित रूप से बहने वाली जो वाटर होती है उसको हम करंट कहते हैं। ये मतलब आप देखेंगे, आपको दिखे पता नहीं चलेगा अगर आप वाटर देखेंगे ओशन का, लेकिन वो हमेशा फ्लो करती रहती हैं एक निश्चित दिशा में। ठीक है, तो उसको हम ओशन करंट कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। देखिए, महासागरीय धाराएं या ओशन करंट जो होती है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो गर्म धाराएं होती हैं, हॉट करंट होती है, हॉट वाटर करंट, और दूसरा होती है कोल्ड करंट, जिसे ठंडी धाराएं कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें कि वाटर जो करंट होती हैं वो हॉट करंट और कोल्ड करंट कहाँ पाई जाती हैं। अगर आप इक्वेटर के पास देखेंगे, इक्वेटर का जो एरिया होता है, मैंने आपको बताया था पहले की स्लाइड में कि इक्वेटर के पास जो होती है वो सन की वर्टिकल रेस पड़ती है, इसलिए वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। देखिए, अगर गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पर इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वाटर जो है वो ऊपर उठेगी। ठीक है, वाटर ऊपर उठेगी, और जहां पर ठंडा होगा, मौसम ठंडा होगा, जहां गर्मी ज्यादा नहीं होगी, वहां की वाटर जो है वो उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व जो है बढ़ जाएगा और वाटर नीचे आएगी। ठीक है, तो ठीक इसी तरह हमारे अर्थ पर होता है कि इक्वेटर के पास हमारी वाटर जो होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं, वो पोल के पास जाती हैं, क्योंकि पोल के पास का वाटर ठंडा होता है। ओके, और पोल के पास की जो वाटर होती हैं, वाटर बॉडीज जो होती हैं, वहां की वाटर ठंडी बहुत ज्यादा होती है, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो सिंक करती हैं, मीन्स वो नीचे आती हैं। तो इस तरह वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है। ओके, ऐसे वाटर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है, तो ये वाटर का सर्कुलेशन होता है, इसे हम ओशन करंट कहते हैं। आगे मैं आपको कुछ बताऊंगी, इसमें आगे की स्लाइड अगर हम देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ओशन करंट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जो होती हैं, जो गल्फ के पास पाई जाती हैं यहाँ पर इस साइड में। ठीक है, तो ये गर्म धाराएं होती हैं, हॉट करंट होती हैं, और पोल के पास जो वाटर पाई जाती हैं, या फिर जो अगुलास करंट है, यहाँ पर अगुलास करंट बहती है, तो यहाँ पर जो वाटर पाई जाती है वो कोल्ड करंट होती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह याद कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी बाद में आगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो ये था लेसन 5। अब हम बात करेंगे लेसन 6 की। लेसन 6 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां वो वनस्पति होती है, वो वेजिटेशन होता है जो खुद नेचर में अपने आप ग्रो करती हैं, उसमें ह्यूमन के द्वारा, मतलब ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, वो उस प्लांट को नहीं लगाता या उस पौधे को नहीं लगाता है, वो अपने आप नेचर में ग्रो करती हैं, और ये डिपेंड करती हैं वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के इन्वायरमेंट में, और उसी तरह उनकी जो बनावट होती है, उनके जो सब्सटेंस होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन को। देखिए, 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिया गया है, 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है नेचुरल वेजिटेशन को। पहला है फॉरेस्ट, वन, जो सबसे पहला होता है वो वन है। वन जो है ये जहां पर बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर होता है, या वहां पर मॉडरेट जो वर्षा होती है वहां पर, ओके, रेन होती है, तो उस जगह पर वन जो होते हैं वो उगते हैं। ये बहुत ही लार्ज एरिया कवर करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं वन, बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं, वो एक साथ वहां पर उगते हैं, तो इनको फॉरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड जिसे हम घास स्थल कहते हैं, जहां पर मॉडरेट रेन होता है, वहां पर ये पाए जाते हैं ग्रासलैंड। ओके,
नेक्स्ट है श्रब्स। श्रब्स को हिंदी में कांटेदार झाड़ियां कहते हैं। ये शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां मरुस्थल, जहां डिजर्ट होता है वहां पर आपको श्रब्स देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले हम जान लें कि फॉरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है 6 टाइप में। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं हिंदी में, और ये बहुत घने वन होते हैं। ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं, बहुत हॉट होते हैं, और यहाँ पूरे वर्ष, पूरे ईयर में आपको बहुत ज़्यादा ही रेन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। और यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, मतलब यहाँ पर कभी शुष्कता नहीं देखने को मिलेगी आपको मौसम में। यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेन होती है इस वजह से। ओके, और यहाँ के पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो पूरी तरह झड़ती नहीं है, इसलिए इसे सदाबहार वन भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। और इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर आमतौर पर जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये सारे पेड़ आपको देखने को मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ओके, ब्राजील का जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, मींस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ब्राजील में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जहां पर अमेजन नदी है। ओके, तो वहां पर उसे पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है, इसलिए उसे ब्राजील का जो वन है उसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट। इसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। इसमें जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं, इनके पत्ते जो होते हैं वो साल में झड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें डिसीडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। ये देखिए, ये आपको डिसीडुअस फॉरेस्ट को देखने को मिल रहा है, ये पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं एक बार पूरे। ठीक है, और यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इस वजह से यहाँ पत्ते झड़ जाते हैं साल में। और इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें है कुछ नीम, शीशम। ठीक है, और इसमें जो यहाँ जानवर पाए जाते हैं उनमें बाघ, शेर, गोल्डन लंगूर और बंदर, इस तरह के जानवर वहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डिसीडुअस फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, शीतोष्ण सदाबहार वन। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर जो रीजन है टेम्परेट रीजन, वहां पर पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे कि दक्षिण पूर्व अमेरिका, मीन साउथ अमेरिका जो है, या साउथ चाइना, या साउथ ईस्ट ब्राजील, वहां पर ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पर बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे बहुत ही रिजिड, दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, तो ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट को शीतोष्ण पर्णपाती वन कहते हैं। ये उच्च अक्षांश की ओर, मीन्स अगर आप हायर लॉन्गिट्यूड की, लैटिट्यूड की ओर जाएंगे तो वहां पर आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में जाएं, या चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, एंड अगर आप वेस्ट यूरोप में जाते हैं तो उसका जो तटीय प्रदेश है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पर आपको टेम्परेट डिसीडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें कुछ है बांज, एस, बीच, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं वहां पर। और हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। यहाँ पर ये सारे एनिमल्स जो है वो पाए जाते हैं। ओके, फीजेंट और मुनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसमें आप देखिए, इसमें क्या होता है कि महाद्वीपों के जो महाद्वीप कॉन्टिनेंट होते हैं उनके ईस्ट में, या अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उसके जो कोस्टल एरिया है, जो उसका किनारा है, उसके अधिकांश भाग पर आपको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, और मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उसमें अधिकतर जो है यहाँ पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। यूरोप का जो एरिया है और अफ्रीका का एरिया है और एशिया का, उसके बीच में मेडिटेरेनियन सी है, आपको मैंने दिखाया था आगे की स्लाइड में। तो वहाँ के जो एरिया है, वहाँ का जो किनारा है, उस एरिया में हमें मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को शंकुधारी वन कहते हैं। ये हमेशा ठंडे एरिया में पाई जाती हैं। ये माउंटेन्स पर पाई जाती हैं। इनके जो वृक्ष होते हैं बहुत लंबे होते हैं और ये शंकु के आकार के होते हैं। ठीक है, शंकु के आकार के होते हैं, और इन प्रदेशों में जो पाए जाते हैं वन, उन्हें टैगा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, चीड़, देवदार, यहाँ के जो मेन ट्री पाए जाते हैं यहाँ पर। और इसमें लोमड़ी, मिंक और पोलर बियर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड में 3 टाइप के ग्रासलैंड है।
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड और थॉर्नी बसेस। ये देखिए, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये है थॉर्नी बसेस। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में क्या होता है, ये ग्रासलैंड जो होते हैं वो भूमध्य रेखा जो है उसके किसी भी तरफ उग जाते हैं, ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। और यहाँ पर जो वर्षा होती है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है और ये घास की जो ग्रास की लंबाई होती है वो 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई तक होती है इसकी लंबाई। जैसे अफ्रीका में आपको एग्जांपल दूं, अफ्रीका का जो सवाना ग्रासलैंड है वो इसी प्रकार का ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और इस ग्रासलैंड में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ इस तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो टेम्परेट रीजन में पाई जाती हैं, भीतरी भागों में पाई जाती हैं कॉन्टिनेंट के। और इसमें जो घास होती है यहाँ की आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी इस घास में। यहाँ देखिए घास एकदम सूख सी गई है। यहाँ पर जो रेन होती है वो टेम्परेट होती है, मॉडरेट होती है बहुत, ओके। तो इसकी वजह से ये घास जो होती है कभी सूखती नहीं है, ये हमेशा हरी भरी रहती है। और यहाँ की घास आपको छोटी और बहुत पौष्टिक होती है, बहुत ही अच्छी घास होती है। इसलिए अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाएं तो वहाँ आपको फार्मलैंड जो देखने को मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे फार्म होता है वहाँ पर, ओके। और यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो जैसे जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप, इस तरह के एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थॉर्नी बुशेस की, कटीली झाड़ियाँ, ठीक है। ये भी एक तरह का ग्रासलैंड है और ये रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां पर डिजर्ट होता है, मरुस्थल होता है। यहाँ पर इस तरह की ग्रासलैंड आपको थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही कांटेदार तरह के वृक्ष तो नहीं कह सकते, कांटेदार तरह के छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए ये कांटेदार होती हैं क्योंकि ये अपने अंदर जो वृक्ष होते हैं वो अपने अंदर वाटर की तलाश में बहुत लंबे हो जाते हैं, नीचे बहुत लंबे होते हैं, ऊपर से ये बहुत छोटे छोटे देखने को मिलेंगे और बहुत कटीले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे आपको रेगिस्तान में जैसे ऊंट है, इस तरह के आपको जानवर देखने को मिलेंगे। देखिए ग्रासलैंड जो होते हैं वो डिफरेंट नेम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर। अगर आप ईस्ट अफ्रीका में जाते हैं तो वो वहाँ का जो ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहाँ का, उसे हम सवाना कहते हैं। अगर आप ब्राजील में जाएंगे तो वहाँ के ग्रासलैंड को कंपोज कहेंगे। अगर आप वेनेजुएला में जाएंगे तो वहाँ को लानोस कहते हैं, वहाँ के ग्रासलैंड को, ठीक है। अब टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें, अगर आप अर्जेंटीना में जाते हैं, साउथ अमेरिका में जो लास्ट का कंट्री है अर्जेंटीना, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको पंपास ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाएं तो उस ग्रासलैंड को प्रेयरी कहते हैं। साउथ अमेरिका में यहाँ साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में जाएं तो वहाँ आपको विल्ड देखने को मिलेगा, विल्ड ग्रासलैंड कहते हैं उसे। नेक्स्ट है सेंट्रल एशिया, जहाँ हंगरी वाला जो एरिया है सेंट्रल एशिया में, अगर आप वहाँ जाते हैं तो उस ग्रासलैंड को हम स्टेपीज कहते हैं, ओके। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो वहाँ के ग्रासलैंड को हम डाउन्स कहते हैं, ओके। तो ये ग्रासलैंड है, अगर डिफरेंट रीजन में अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नेम से इस ग्रासलैंड को जाना जाता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 22, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेते हैं फैक्ट्स क्वेश्चंस में कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है, तो मार्च 22। नेक्स्ट है सुनामी इज अ जापानीज वर्ड मीन हार्बर वेव्स, ओके। सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड है जिसे हार्बर वेव कहते हैं, ठीक है। जब तूफान बहुत ज्यादा हो जाता है तो सुनामी आती है। नेक्स्ट है डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था सलाइन वाटर बहुत ज्यादा है अपने अर्थ पर, तो सबसे ज्यादा जो सलाइन वाटर है वो इजराइल में एक डेड सी है वहां पर पाया जाता है। वहां की जो सैलिनिटी होती है वो 340 ग्राम पर लीटर होती है, मतलब 1 लीटर वाटर में आपको 340 ग्राम नमक मिलेगा। लेकिन जो मॉडरेट जो एवरेज सैलिनिटी होती है, हमारे ओशियन की जो एवरेज सैलिनिटी है वो 35 ग्राम पर लीटर है, ओके। तो इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की सैलिनिटी वाटर की बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे और ये क्लास 7 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 5 एंड 6 चैप्टर था। आगे 7, 8 एंड 9 चैप्टर मैं आप कवर करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। सो थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।